बहुत सारे पेशेंट्स जब हमारी ओपीडी में आते हैं शुरू के 3 महीने में, तो उनको या तो टाँका लेना पड़ता है या बहुत सारे बाहर से टाँका लेके आते हैं। सर्विक्स पे टाँका लेके आते हैं। मेडिकल भाषा में हम लोग उसको सर्वाइकल स्टिच बोलते हैं। किन पेशेंट्स में सर्वाइकल स्टिच की ज़रूरत होती है, क्यों लेना ज़रूरी होता है, क्या सर्वाइकल स्टिच लेने के बाद प्रेगनेंसी पूरे महीने तक खींच सकती है, और सर्वाइकल स्टिच के बाद नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस कितने रहते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। सपना, ये सर्वाइकल स्टिच जो मैं इंट्रोडक्शन में अपने व्यूअर्स को बताया, थोड़ा सा आप उसके बारे में एन्यूमरेट करें। सर्वाइकल स्टिच क्या होता है, कौन से पेशेंट्स में हमको लेने की ज़रूरत पड़ती है? सर्वाइकल स्टिच मतलब बच्चेदानी के मुंह पे टांका लेना। सर्वाइकल स्टिच एक माइनर प्रोसीजर है जो कई बार कुछ प्रेगनेंसीज में लेना पड़ता है, जिनके सर्विक्स शॉर्ट होने लगती है या बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है या छोटा होने लगता है। नॉर्मली सर्वाइकल स्टिच ये बच्चेदानी है और बच्चेदानी के माउथ पे लिया जाता है ताकि अधूरे महीने प्री टर्म डिलीवरी से उनको बचाया जा सके। तो ये सर्वाइकल स्टिच लेना है कि नहीं लेना है, पहली बात, क्या हम लोग शुरू के पहले दूसरे महीने पे हम लोग ले लेते हैं, या आइडियल टाइम क्या है सर्वाइकल स्टिच लेने का? जी, सर्वाइकल स्टिच कब लेते हैं? तो 3 महीने जब हो जाते हैं, 12 to 13 वीक्स हो जाता है प्रेगनेंसी में, उनका एंटी स्कैन नकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन हो गया है, उनके सारे डबल मार्कर टेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगर प्रीवियस हिस्ट्री में बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है, जैसे प्रीवियस उनकी प्रीटर्म डिलीवरीज है या पहली प्रेगनेंसी में उनके कोई अबॉर्शंस रहे हैं, पेनलेस डिलीवरी हो गई है अधूरे महीने, लीकिंग हो गया है, या मल्टीपल मिसकैरेजेस की हिस्ट्री, या कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, आईवीएफ प्रेगनेंसीज या मल्टीपल प्रेगनेंसीज लाइक ट्विन प्रेगनेंसीज है, तो उसमें हमारी फाइल में ऑलरेडी उनका हाई रिस्क फैक्टर डॉक्यूमेंटेड रहता है। हम उसको ध्यान में रखते हैं और ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से हम उनको स्क्रीन, सर्वाइकल लेंथ को हम स्क्रीन करते रहते हैं टाइम टू टाइम। 12 to 13 वीक के स्कैन में भी देखते हैं एंड देन अगेन हम उसको अराउंड 15 to 16 वीक्स के आसपास देखते हैं। तो हर मंथ या एवरी 3 to 4 वीक्स हम उसको मॉनिटर करते हैं, और कोई भी टाइम पे अगर हमको डाउट होता है कि जो पहले के कंपैरिजन से अगर उनकी सर्वाइकल लेंथ डिक्रीज हो रही है और हमारा इसमें जो कट ऑफ होता है वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है, उससे कट ऑफ हो रहा है, उससे वो कम हो रही है, या फिर पेशेंट को तकलीफ हो रही है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, कमर में दर्द है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, नीचे कुछ भारी भारी लग रहा है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के सर्वाइकल स्टिच को लेने का डिसीजन लिया जाता है। ये सर्वाइकल स्टिच हम लोग लेते हैं ताकि प्री टर्म डिलीवरी नहीं हो, अधूरे महीने पर डिलीवरी नहीं हो। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अधूरे महीने का जब डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे को एनआईसीयू में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ये प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सर्वाइकल स्टिच लेते हैं। सर्वाइकल स्टिच अगर हम लोग इलेक्टिव लेते हैं, इलेक्टिव हमारा डिसीजन पहले से फिक्स्ड होता है कि जैसे सपना ने इंडिकेशंस एन्यूमरेट किए कि पहले प्रेगनेंसीज़ में प्रॉब्लम हो चुकी है, ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो हम लोग 13 to 14 वीक्स के आसपास लेते हैं। 13 to 14 वीक्स पे इसलिए लेते हैं ताकि एंटी स्कैन में हमको पता चल गया कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डबल मार्कर के बाद हमको ये भी पता चल गया कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम का रिस्क नहीं है। 99.9% ये प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इसलिए हम लोग 13-14 वीक्स पे लेते हैं। अगर एंटी स्कैन पे ही हमारा 2.5 सेंटीमीटर से कम का सर्विक्स आता है तो फिर हम लोग वो केसेस में भी सर्वाइकल स्टिच लेते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि ये क्या बहुत बड़ा ऑपरेशन है, ज़्यादा पेशेंट को एडमिट रहना पड़ता है? थोड़ा सा प्रोसीजर को एनिमेट करें। सर्वाइकल स्टिच एक बहुत छोटा सा माइनर प्रोसीजर है और इसमें कुछ एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। जिस दिन स्टिच लेना होता है उस दिन लगभग हम पेशेंट को एम्प्टी स्टमक बुलाते हैं, या प्रोसीजर के पहले कम से कम 8 आवर्स का उनका एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। शॉर्ट जीए, शॉर्ट एनेस्थीसिया में देते हैं, जिसमें माइल्ड सेडेशन दिया जाता है। पेशेंट को जिस तरह से हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी लिथोटमी पोजीशन में लेते हैं उसी तरीके से लिया जाता है, और हम सर्वाइकल स्टिच नीचे से बच्चेदानी के मुंह से टांका लेते हैं। मेरे को ओपीडी में हर पेशेंट आके पूछती है, सर बच्चा नीचे आ गया है, बच्चा नीचे आ गया है। मेरे को लगता है बच्चा नीचे आ गया है, मैं इसलिए थोड़ा सा हंस रहा हूँ। पहली बात, हम लोगों को ओपीडी में बहुत हंसी आती है कि बच्चा वैसे भी नीचे ही होता है और वो नीचे नहीं आता है, और कोई भी माँ को पता नहीं चल सकता है कि बच्चा नीचे आ गया है।
वो हमको ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी पे सर्वाइकल लेंथ देख के ही पता चलेगा। ये शब्द सुन के शायद आप बोर हो जाएंगे, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस है। आज से 10, 15, 20 साल पहले जब सोनोग्राफी का इतना चलन नहीं था, तब डॉक्टर्स अंदर उंगली डाल के बोलते थे कि आपका गर्भाशय का मुंह छोटा हो गया है, मुंह खुलना शुरू हो गया है, तो हमको टाँका लेना पड़ेगा। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस है कि जब तक आपका ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी पे सर्वाइकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर से कम नहीं हो, तब तक स्टिच नहीं लेना चाहिए। और हम लोग ये प्रैक्टिस पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है। थोड़ा सा आप यूट्रस में बताएं कहाँ हम लोग सर्वाइकल स्टिच लेते हैं और क्या रोक पाता है वो। ये बच्चेदानी है और यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि छोटा सा एक बच्चेदानी का माउथ होता है सर्विक्स के, उसके ऊपर के पार्ट को हम इंटरनल ऑस बोलते हैं और नीचे के पार्ट को एक्सटर्नल ऑस बोलते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल ऑस के ऊपर हम उसको लेने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे 2 to 3 स्टिचेस होते हैं जो लाइक 11 o'clock और 5 to 7 o'clock या 1 o'clock पोजीशंस पे होते हैं, अलग अलग स्टिच होते हैं। और बाद में हम उसको पूरा एक पर्स स्ट्रिंग सूचर की तरह, एक पर्स को जैसे बंद करा जाए धागे की तरह, उसको टाई करके हम नॉट बांध देते हैं। ये छोटा सा प्रोसीजर है, 5-7 मिनट का प्रोसीजर है। पेशेंट को हम लोग 24 घंटा ऑब्जर्वेशन पर रखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। अच्छा, क्या पेशेंट को सपोज़ प्रीवियस प्रेगनेंसीज़ में उसने 2-3 बार उसको सर्वाइकल स्टिच लिया, उसको पेनलेस लेबर हो गया, 14, 15, 16 हफ्ते पे पानी गिर गया, उसको पता नहीं चला, उसका सर्विक्स छोटा हो गया, तो ये प्रेगनेंसी में भी हम लोग यही सर्वाइकल स्टिच लेंगे या इसका अलग कोई वेरिएशन होता है? जी, अभी आप ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड केस की बात कर रहे हैं, जिनको ऑलरेडी पहले अबॉर्शंस हो चुके हैं और कंफर्म्ड पिछली प्रेगनेंसी में स्टिच लेने के बाद भी उनका डिलीवरी हो चुका है, प्री टर्म अधूरे महीने डिलीवरी हो चुका है। तो इस तरह के पेशेंट में बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, बार बार उनको प्री टर्म लेबर पेन्स हो रहे हैं, प्रेगनेंसी बार बार अधूरे महीने मिस हो रही है। तो कई बार इसके लिए हमारा एक दूसरा प्रोसीजर होता है जिसको हम एब्डोमिनल स्टिच बोलते हैं, वो आप रजत बताएंगे। नॉर्मली ये सर्विक्स में हम लोग एनसर्कल करके एक स्टिच लेते हैं, उसको वजाइनल स्टिच बोलते हैं। मैकडोनल्ड स्टिच जो सपना ने डिस्क्राइब किया कन्वेंशनल स्टिच है। एक शिरोधकर करके स्टिच आता है जिसमें हम लोग स्टिच की जगह एक मेश रखते हैं। मेश मतलब एक जाली की मेश होती है और वो परमानेंट होता है, थोड़ा सा बड़ा सर्जरी होता है। जिन लोगों को प्रीवियस हिस्ट्रीज ऑफ एबॉर्शन से उनमें ऐसा करते हैं। कभी कभी सर्वाइकल स्टिच बार बार लेने से सर्विक्स का लेंथ कम हो जाता है, सर्विक्स फ्राइबल होता है और हमको लेंथ ये मैश रखने की जगह नहीं मिलती। तो वैसे पेशेंट्स में हम लोग ऊपर से पेट के अंदर से सर्विक्स को एनसर्कल करके मैश रखते हैं। वो बहुत अच्छा प्रोसीजर है। वो लेप्रोस्कोपी से भी कर सकते हैं या टाँके वाले ऑपरेशन से भी कर सकते हैं। वो प्रोसीजर नॉर्मली हम लोग प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं करते, प्रेगनेंसी रहने के पहले करते हैं और वो मैश परमानेंट रखा रहता है वहीं पर। वो मैश से हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन बहुत रेयर केस में हमको ये ज़रूरत पड़ती है। मेरे दर्शकों के लिए मैं कुछ आपसे डाउट्स पूछना चाहूँगी कि ये जो आपने बोला कि अगली प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले हमको ये प्रोसीजर कराना है और मैश रखवानी है, तो इसमें क्या वो नेचुरली कंसीव कर पाएंगी और उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में कोई प्रॉब्लम होगी? ये मैश रखने से और कंसेप्शन का कोई लेना देना नहीं है। उनको आराम से कंसीव कर पाएंगे। हम लोग वो मुंह टाइटली बंद नहीं करते, खाली एक हल्का सा वो एक रबर बैंड जैसा लगाते हैं ताकि अगली प्रेगनेंसी में जब बच्चेदानी बड़ा हो तो उसका प्रेशर सर्विक्स को छोटा नहीं करे। और दूसरा चीज़, इससे मेंसेस में साइक्लिसिटी में या वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना तो उनको पीरियड इरेगुलर होंगे, ना उनको पीरियड ज़्यादा कम आएंगे, ना उनको पीरियड में पेन वेन ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आप ये बताओ कि पेशेंट को हमने सर्वाइकल स्टिच ले लिया, उसके बाद हम लोग उसको जब डिस्चार्ज करते हैं तो हमारे डिस्चार्जिंग एडवाइसेस क्या क्या होते हैं, उसको लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये थोड़ा आप बताएं। अभी इसमें ये 2 तरह के केसेस में मैं आपको समझाना चाहूँगी कि एक पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट है, शायद उनकी पहली या सेकंड प्रेगनेंसी है और हमको हमारे डायग्नोसिस हमको मिला है कि उनकी लेंथ कम हो रही है और 2.5 सेंटीमीटर से कम हो रही है, हालांकि उनमें कोई मेजर हाई रिस्क फैक्टर नहीं है और हम उनको इलेक्टिव हमने उनका सर्वाइकल स्टिच लिया है। इस तरह के पेशेंट्स को कोई भी सर्वाइकल स्टिच के प्रोसीजर के बाद नॉर्मली वैसे भी 5 to 7 डेज़ का रेस्ट हम बोलते हैं, हैवी वर्क अवॉइड करने का बोलते हैं और वो अपने प्रोफेशनल वर्क भी कर सकते हैं सब केयर लेके, लेकिन बेसिकली बहुत ज़्यादा टायर्ड नहीं होना है,
बहुत लंबे समय तक खड़े नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा बैठे भी नहीं रहना है, एक्टिव तो रहना है, लेकिन बस ये है कि एक दिन भर हम इधर से उधर दौड़ रहे हैं और एक हम थोड़ा लाइट वर्क कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कम्यूट नहीं करना है वर्क प्लेस के लिए, घर से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये सारी देख रेख, सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना है, कोई भी काम जो नीचे बैठ कर अवॉइड करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें इसलिए करी जा रही है कि किसी भी कारण से उनका प्री टर्म डिलीवरी की तारीख के पहले अधूरे महीने डिलीवरी का लेबर पेन चालू ना हो और बच्चे को हम एक अच्छी मैच्योरिटी और बर्थ वेट तक पहुंचा पाए। इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ। सर्वाइकल स्टिच के बाद हम लोग फुट एंड एलिवेशन रखने का बोलते हैं, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने का बोलते हैं, हाइड्रेशन मेंटेन करने का बोलते हैं, रेस्ट करने का बोलते हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं बोलते, अवॉइड हैवी वर्क करने का बोलते हैं, नीचे झुक के नहीं काम करना है। और वैसे तो बुक्स में ऐसा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन चूंकि प्रेगनेंसी प्रेशियस होती है और सीमेन के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स कभी कभी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कर सकते हैं, इसलिए सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करने का बोलते हैं। अच्छा, वो हमने सर्वाइकल स्टिच लिया तो उसके बाद कभी कभी कुछ पेशेंट्स को थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होता है, तुरंत हमारे पास अगले दिन वो फ़ोन करते हैं या वापस आ जाते हैं घबरा के कि सर हमको ब्लीडिंग चालू हो गया। उस बारे में आप क्या बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमने स्टिच लिया है, स्टिच लेने का मतलब है कि यहाँ पे एक धागा और एक सुई है। आम आदमी की भाषा में आपको इस तरह से समझना पड़ेगा। तो हमने एक सुई को बच्चेदानी के मुंह से पास करा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होगा, मोस्टली वो स्टॉप हो जाता है प्रोसीजर के बाद, बट 3 से 4 दिन थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग कभी कभी आता रहता है। इसलिए जब हम डिस्चार्ज करते हैं तो उनको वो समझा के भेजते हैं कि थोड़ा थोड़ा आएगा, इससे आपको घबराना नहीं है। जब हम लोग ये सर्वाइकल स्टिच लेते हैं तो क्या कुछ एडजुवेंट मेडिकेशंस, प्रोजेस्टेरोन के कैप्सूल्स या प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस या वीकली डेपो प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शंस कुछ ऐसा देते हैं, रूटीनली देते हैं या कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ पेशेंट्स में देते हैं? अभी जैसे आपका ये सवाल है तो हमने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो भी बना रखी है और उसमें हमने बहुत ज़्यादा विस्तार में समझाया हुआ है कि अगर इस तरह के पेशेंट्स हैं उनको क्या क्या एक्स्ट्रा इंजेक्शंस लगते हैं, दवाइयाँ लगती है। तो क्योंकि हमने एक सर्वाइकल स्टिच का प्रोसीजर करा है और कोई भी माइनर प्रोसीजर इज़ काइंड ऑफ अ स्ट्रेस फॉर द फीमेल एज वेल एज फॉर द बेबी। तो उस स्ट्रेसफुल पीरियड में इसलिए जो 5 to 7 डेज़ का जो पीरियड है, इसमें हम थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोजेस्टेरोन जो हमारे वेजाइनल प्रोजेस्टेरोन है उसकी डोज बढ़ाते हैं, उनको हम 8 आवरली देना चाहते हैं। अगेन जो हमारे प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन वो हार्मोन है जो एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और लेबर पेन्स को स्टार्ट होने में रोकता है। तो ये तीनों ही चीज़ों में प्रोजेस्टेरोन की हम जो वेजाइनल सपोजिटरीज है उनका भी डोज बढ़ा रहे हैं, लाइक 8 आवरली उनको हम देना चाह रहे हैं। अगेन उनको हम डेली इंजेक्शंस में भी अवेलेबल है, वीकली इंजेक्शंस भी अवेलेबल है। तो केस टू केस और डॉक्टर टू डॉक्टर ये प्रोटोकॉल्स वेरी करते हैं और ये स्पेशली 5 to 7 डेज़ के लिए ज़्यादा दिया जाता है और फिर ग्रेजुअली इनकी जो डोज है वो टेपर हो करके उसको एक नॉमिनल डोज में हम चालू रखते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ट्विंस में रूटीनली सर्वाइकल स्टिच लेते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स रूटीनली आईवीएफ प्रेगनेंसीज में भी सर्वाइकल स्टिच लेते हैं। क्या ये लेना चाहिए? और दूसरा, हम लोग क्या इंडिकेशन फॉलो करते हैं सर्वाइकल स्टिच लेने के लिए? अभी ट्विन प्रेगनेंसीज और आईवीएफ प्रेगनेंसीज, जो आईवीएफ प्रेगनेंसीज होती है मोस्टली वो मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं और ट्विन प्रेगनेंसीज बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। अब जिस फीमेल का आईवीएफ हुआ है, ऑब्वियसली उनके बॉडी में कुछ या तो प्रीवियस अबॉर्शंस है या उनको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं रह रहा है या उनके बॉडी में कुछ हार्मोनल फैक्टर्स हैं या ऑटोइम्यून फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो नेचुरली कंसीव नहीं हो पा रही हैं। तो वो हाई रिस्क फैक्टर तो उनकी बॉडी में ऑलरेडी है और उनको ऑलरेडी इन फैक्टर्स की वजह से प्री टर्म डिलीवरी होने का खतरा तो है ही। एट द सेम टाइम ट्विन प्रेगनेंसी अगर उनको है तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करेगी, क्योंकि 2 बच्चे हैं, 2 फीटस हैं, तो बच्चेदानी पे उसका ज़्यादा वेट पड़ेगा, ज़्यादा बर्डन पड़ेगा और शॉर्ट सर्विक्स होना और सर्वाइकल प्री टर्म सर्वाइकल डायलेटेशन होना बहुत कॉमन सिनेरियो है जो हो सकता है। तो इसमें डॉक्टर टू डॉक्टर थोड़ा प्रोटोकॉल वेरी करता है। हमारे लिए ये सर्वाइकल लेंथ का 2.5 सेंटीमीटर का कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम भी उनको रेगुलर बेसिस पर ट्रांसवेजाइनली मॉनिटर करते हैं और अगर ज़रूरत है तो टाइम टू टाइम हम डिसीजन लेते हैं। तो ट्विन प्रेगनेंसीज में भी अगर हमारी लेंथ कम हो रही है, लाइक शुरू में वो 3 to 3.5 सेंटीमीटर की थी, बेबी 16 वीक्स के आसपास वो 3 सेंटीमीटर हो रही है, या प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग ऑफ द लेंथ या प्रीवियस बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, तो उसमें हम भी उसको इलेक्टिव स्टिच लेने का डिसीजन लेते हैं। अगर आईवीएफ प्रेगनेंसी से पहले हमारा यूट्रस में मुलरिन एब्नॉर्मलिटीज है, मतलब यूनिक कोऑर्डिनेट यूट्रस है या बाई कोऑर्डिनेट यूट्रस है,
या सब सेप्टेड यूट्रस है या सेप्टम रिसेक्शन करा है या फिर हमने कैविटी को एनलार्ज किया है, लैटरलाइजेशन ऑफ कैविटी करके हम लोगों ने लैटरल इंसिजन रख के कैविटी को एनलार्ज किया है, तो वैसे पेशेंट्स में जिनमें यूट्राइन कैविटी छोटी होती है वो पेशेंट्स में हम लोग प्रोफाइलेक्टिक सर्वाइकल एन्सेफेलाइटिस लेते हैं अबाउट 14-15 वीक्स के आसपास, क्योंकि वैसे पेशेंट्स में 34-35 वीक्स तक प्रेगनेंसी खींचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके बाद प्रीटर्म लेबर पेन चालू हो जाता है। बात रही आईवीएफ में, अगर सिंगल प्रेगनेंसीज होती है तो हम लोग यूजुअली सर्वाइकल स्टिच का प्रेफर नहीं करते। मल्टीपल प्रेगनेंसीज इधर आईवीएफ कंसीव्ड हो या स्पॉन्टेनियस कंसीव्ड हो, सर्वाइकल लेंथ मॉनिटरिंग करते हैं। सर्वाइकल लेंथ मॉनिटरिंग अगर 2.5 सेंटीमीटर से कम जाती है तो 24 वीक्स तक वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग रेस्क्यू सर्कलाज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ बाद में रूटीन एंटीनेटल केयर के फॉलोअप में कुछ स्पेसिफिक केयर लेते हैं। आपने बताया रूटीन हर विजिट पे हम लोग सर्वाइकल लेंथ देखते हैं, उसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट बढ़ जाती है, ऐसा कुछ होता है? जी, अभी मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगी कि सर्वाइकल स्टिच ले या नहीं ले, किसी भी हाई रिस्क फैक्टर जिसमें सर्वाइकल लेंथ कम हो रही है और प्रीवियस बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री है या उनकी बॉडी में कोई दूसरे फैक्टर्स हैं जो प्री टर्म डिलीवरी करा सकते हैं, उन सारे ही केसेस में जो प्रोजेस्ट्रॉन का जो सपोर्ट होता है, वेजाइनल प्रोजेस्ट्रॉन्स या वीकली प्रोजेस्ट्रॉन्स का सपोर्ट होता है, वो लगभग 7th और 8th मंथ तक कंटिन्यू रखना होता है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि स्टिच ले लिया तो अब ये टैबलेट्स बंद कर देनी पड़ेगी, तो ये भी एक अपने आप में मिथ है, क्योंकि वो भी हमको साथ में लेके चलना पड़ता है। ओनली थिंग इज डिपेंडिंग ऑन द केस उनकी डोज अलग अलग होती है। अब जैसे आपका ये सवाल था कि है ना हमको क्या केयर करनी है एक्स्ट्रा, तो जिनका स्टिच लिया है तो वो ऑब्वियसली एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और रूटीन में एक नॉर्मल महिला को जो प्रेग्नेंट है उनको चौथे, पाँचवें, छठे महीने में हम मंथ में एक ही बार बुलाते हैं अप टू 7th मंथ तक, और 8th मंथ पे हम उनको 15 डेज में बुलाते हैं और 9th मंथ में हम वीकली विजिट्स के लिए बुलाते हैं। ये हमारे एंटीनेटल चेकअप्स की विजिट्स के क्राइटेरिया है। लेकिन जिनका हाई रिस्क केसेस है उसमें कुछ और भी हो सकता है, बीपी है, डायबिटीज़ है, आगे है ना उनके मिसकैरेजेस हो रखे हैं, तो उनको हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बुलाते हैं, मे बी 10 to 15 डेज में बुलाते हैं, या फिर उनको बहुत ज़्यादा अलर्ट करके रखते हैं कि अगर उनको कोई भी टाइप का वाइट डिस्चार्ज है, पेशाब में जलन हो रही है, लोअर पार्ट में हैवीनेस है, कोई भी टाइप ऑफ स्पॉटिंग है या डिस्चार्ज है, तो तुरंत हमको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, क्योंकि उस तरह के केसेस में कई बार उनको इन्फेक्शन हो सकते हैं और इन्फेक्शन की वजह से भी प्रीटर्म लेबर पेन सेटअप हो सकता है। सपना ने जैसा बोला 7th-8th मंथ तक हम लोग प्रोजेस्टेरोन चालू रखते हैं। हमारे लिए 34 वीक्स का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऑब्स्टेट्रिशियंस को कभी महीने में बात करते हुए नहीं देखेंगे, हम हमेशा वीक्स में ही बात करते हैं, क्योंकि वीक्स अलग अलग लेवल के माइलस्टोन्स हमको बताते हैं। 32 से 34 वीक्स तक हम लोग प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन या टैबलेट्स चालू करते हैं। अच्छा, ये सर्वाइकल स्टिच, अगर सपोज मैंने सर्वाइकल स्टिच लिया, पेशेंट 7वें महीने पे दूसरी जगह चला गया, तो पेशेंट को उस डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है कि मेरा सर्वाइकल स्टिच लिया है। और ये सर्वाइकल स्टिच के साथ कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को प्रीटर्म लेबर पेन चालू हो जाता है, पेशेंट लेबर में चला जाता है, तो तुरंत हमको वो टाइम पे सर्वाइकल स्टिच निकालना पड़ता है। अगर सपना ये सर्वाइकल स्टिच पेशेंट लेबर में चला गया और सर्वाइकल स्टिच हमने नहीं निकाला तो फिर क्या होगा, ये आप बताओ थोड़ा। जिन भी पेशेंट्स को, महिलाओं को सर्वाइकल स्टिच ले रखा है, उनको खुद को ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर उनको लेबर पेन हो रहा है, पेट में कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, बार बार लैट्रिन जैसा लग रहा है, तो इन चिन्हों को ध्यान अनदेखा नहीं करना है। उनको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना है, इन्फॉर्म करना है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर उनका प्रीटर्म पेन चालू हो गया है तो हमको वो स्टिच निकाल देना पड़े तुरंत। और अगर सर्वाइकल डायलिटेशन हो रहा है और स्टिच नहीं निकाला गया तो वो सर्विक्स उस समय फट सकता है, क्योंकि जैसे जैसे डायलिटेशन होता है बच्चेदानी का मुंह बहुत सॉफ्ट होने लगता है, और उसमें एकदम ज़ोर से अगर अचानक से वो फट जाएगा और फट के धागा अलग हो जाएगा तो बहुत टॉरेंशियल ब्लीडिंग उनको चालू हो सकता है। जैसे हमने पिछली प्रीटर्म की वीडियो में बताया, मोस्ट ऑफ द प्रीटर्म लेबर पेन जो होते हैं वो कोई भी इन्फेक्शन से प्रेसिपिटेट होता है, और वो प्रोसेस एक दिन में अचानक नहीं होता है कि आज मैं सही हूँ कल मेरे को लेबर पेन चालू हो गया। वो 4-5 दिन का प्रोसेस होता है। सपना ने बोला बैक एक, एब्डोमिनल पेन, कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाए तब डॉक्टर को मिले। मैं ऐसा बोलूँगा कि उसके पहले 4-5 दिन पे पहले आपको इंडिकेशंस पता चल जाएंगे। आपको अच्छा नहीं लगेगा, लोअर नैगिंग डल एब्डोमिनल पेन रहेगा, कभी कभी बैकएक रहेगा, कभी कभी वाइट डिस्चार्ज होगा, कभी कभी यूरिनरी इन्फेक्शन होगा। अगर वही स्टेज पे आप डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो हो सकता है वो आपका
देख लेगा कि वजाइनल इन्फेक्शन है तो वजाइनल इन्फेक्शन की दवा दे देगा, यूरिन इन्फेक्शन है तो उसकी दवाई दे देगा, तो शायद लेबर पेन प्रेसिपिटेटेड नहीं हो, सर्वाइकल स्टिच निकालने की ज़रूरत नहीं पड़े। अच्छा ये बताओ कि हमारा पूरा अच्छे से राजी खुशी प्रेगनेंसी पूरा हमारा 32-34 वीक्स तक खींच गया, तो क्या हम लोग सर्वाइकल स्टिच को रहने देते हैं या निकालते हैं, और निकालते हैं तो कब निकालते हैं? अभी तक हमने बात करी कि सर्वाइकल स्टिच कब लेना है और उसके आगे पीछे हमको क्या क्या केयर करनी है। बट सर्वाइकल स्टिच लेने के बाद हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया ये होता है कि प्रेगनेंसी 34 वीक्स तक खींचे, जिसका मुख्य कारण ये है कि बच्चे का जो लंग डेवलपमेंट है, लंग मैच्योरिटी है, वो 34 वीक्स के बाद ही कंप्लीट होती है। अब 34 वीक्स पहुंच गई है प्रेगनेंसी, उसके बाद भी हम सर्वाइकल स्टिच रिमूव नहीं करते, हम उसको 37 वीक्स तक खींचना चाहते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी का जो डिलीवरी की तारीख होती है वो 40 वीक्स की होती है। लेकिन 37 वीक्स तक अगर बच्चा पहुंच जाता है तो ओवरऑल उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, उसका बर्थ वेट अच्छा आता है और लंग्स का और भी अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है। और 37 वीक्स के बाद अगर उसकी डिलीवरी होती है तो मोस्टली बच्चे को नियोनेटल आईसीयू में एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे 34 वीक्स अगर क्रॉस हो भी गया है और सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हम प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग करने के लिए स्टिच को वहाँ रहने देते हैं। और ट्विंस प्रेगनेंसी में हम लोग 36 वीक्स पे निकाल देते हैं सर्वाइकल स्टिच, उसमें 37 वीक्स तक हम लोग प्रोलॉन्ग नहीं करते। अच्छा ये बताओ कि सर्वाइकल स्टिच हमने निकाल लिया तो क्या उसको अगले दिन से लेबर पेन चालू हो जाएगा, या फिर हफ्ता दिन बाद चालू होगा, या 10 दिन बाद चालू होगा, ऐसा कुछ है? अभी सर्वाइकल स्टिच एक होता है हम इलेक्टिव रिमूव कर रहे हैं, इलेक्टिव रिमूव कर रहे हैं मतलब 37 वीक्स हो गए हैं, हम खतरे से बाहर निकल गए हैं और अब डिलीवरी कभी भी हो तो बच्चे को और माँ को दोनों को ही कोई तकलीफ नहीं होगी। तो उसके बाद अगर हमने इलेक्टिव स्टिच लिया है, इलेक्टिव मतलब प्लान करके 14-16 वीक्स के आसपास हमने स्टिच प्लान करा है और अब हमने प्लान करके उसको निकाल भी दिया है, तो इस तरह के केसेस में नॉर्मली 7 to 10 डेज़ के अंदर लेबर पेन चालू हो सकता है। और कई बार लेबर पेन चालू होने में डिफ़िकल्टी भी होती है, क्योंकि जो सर्वाइकल स्टिच है उसकी वजह से कोई भी जगह पे अगर टाँका लिया जाता है तो वहाँ फाइब्रोसिस होने का खतरा होता है, जिससे सर्विक्स स्ट्रेचेबल, जो सर्विक्स जो पहले हमारा स्ट्रेचेबल होता है वो कम स्ट्रेचेबल हो जाता है, मतलब उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम होने लगती है। तो कई बार लेबर पेन में वो जा भी सकता है और कई बार नहीं भी जाता है। तो क्या ये सर्वाइकल स्टिच निकालने के लिए भी पेशेंट को एडमिट होना पड़ेगा, एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, बहुत दुखता है इसमें, ऐसा कुछ है क्या? जी सर, सर्वाइकल स्टिच रिमूवल एक छोटा सा सिंपल ओपीडी प्रोसीजर है। इसको हम एक प्रॉपर लाइट में एग्जामिनेशन टेबल पर लिथोटोमी पोजीशन, जैसे सोनोग्राफी की ट्रांसवेजाइनल पोजीशन है, उसमें हम लेते हैं पेशेंट को और हमको सिर्फ लाइट में थ्रेड को विजुअलाइज करके थ्रेड को कट करके रिमूव करना होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है और एक बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर, और इसमें कोई एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत अच्छे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सर्वाइकल स्टिच अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग तरीके से लेते हैं। कोई डॉक्टर एब्जॉर्बेबल स्टिच यूज़ करता है, कोई डॉक्टर नॉन एब्जॉर्बेबल स्टिच यूज़ करता है। हालांकि वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड चीज़ है कि नॉन एब्जॉर्बेबल स्टिच यूज़ करना चाहिए, नायलॉन या फिर प्रोलिन। कभी कभी कुछ डॉक्टर्स की नॉट प्लेसमेंट भी अलग अलग जगह पे होती है, जो हमको सिखाया गया है कि नॉट प्लेसमेंट आपकी 1 o'clock पे होनी चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिवर्सल, ताकि जब आप उसकी जब स्टिच निकालने जाए तो नॉट को पकड़ के खींचे। हालांकि लास्ट टाइम पे क्या होता है, जब वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एडवांस होते हैं, सपना ने बताया जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है सर्विक्स सॉफ्ट होता है, तो जो हमने टाँका लिया होता है वो कभी कभी सर्विक्स के अंदर इम्बेड हो जाता है, अंदर घुस जाता है और हमको स्टिच दिखता नहीं है। तो वो केसेस में, बहुत रेयर केसेस में, हमको कभी कभी एनेस्थीसिया दे के 2-5 मिनट का एनेस्थीसिया दे के अच्छा सा लाइटनिंग और पोजीशन दे के फिर हमको स्टिच रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है, पर मोस्टली हमको एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, इस बात में मैं आपको एक बात बताऊंगी कि अगर कोई ऐसे केसेस है जिनमें सिजेरियन प्लान करना है, या फिर है ना उनके प्रीवियस सिजेरियन हो सकते हैं, या और कोई इंडिकेशन की वजह से अगर इमरजेंसी सिजेरियन करना है और मे बी डॉपलर पैरामीटर्स उनके बराबर नहीं है और उनका स्टिच लिया हुआ है, तो सिजेरियन सेक्शन के बाद भी हम उसको निकालते हैं। उसमें उस तरह के केसेस में हम बच्चे को डिलीवर करा देते हैं, सिजेरियन सेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद जब हम उनको शिफ्ट करा रहे थे उसके पहले हम स्टिच को रिमूव कर देते हैं। पेशेंट हमारा सर्वाइकल स्टिच हमने निकाल दिया, सब अच्छा है, 38 वीक्स 39 वीक्स पहुंच गया, पेशेंट हमारे पास लेबर पेन के साथ आया। क्या सर्वाइकल स्टिच का लिया हुआ पेशेंट का लेबर और सर्वाइकल स्टिच बिना पेशेंट का लिया हुआ लेबर दोनों सेम होता है, प्रोग्रेस उसका स्मूथ होता है?
यहाँ पे जैसे हम बता रहे हैं कि कहीं स्टिच लिया हुआ है, कहीं पे भी टाका लेते हैं तो उस जगह की जो इलास्टिसिटी है और उसका जो खिंचाव जो है वो धीरे धीरे, क्योंकि जब भी टाका ले रहे हैं तो उस जगह हीलिंग पावर चालू हो जाता है और हीलिंग के कारण उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है और फाइब्रोसिस की वजह से वो थोड़ा रिजिड और टफ होने लग जाती है वो जगह। तो कई बार सर्वाइकल स्टिच के कारण ये फाइब्रोसिस देखने में आता है और उस तरह के केसेस में हम थोड़ा वॉचफुल चेक रखते हैं कि भाई डायलेटेशन हमारे प्लान ऑफ मैनेजमेंट, हमारे पार्टोग्राम के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, या फिर वो डिले हो रहा है, और इसकी थोड़ी पॉसिबिलिटी भी हाई है। देखिए क्या होता है कि अगर हमने इलेक्टिव स्टिच लिया है 13-14 वीक्स पे, ट्रांस वजाइनल सर्वाइकल लेंथ इंडिकेटेड सर्वाइकल स्टिच लिया है और फिर हम लोग उसको 37 वीक्स पे इलेक्टिव निकालते हैं, तो उसमें फाइब्रोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में कभी कभी क्या होता है, लेबर का ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग्ड होता है, ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं पर नीचे से सर्वाइकल डायलेटेशन नहीं होता है बिकॉज ऑफ फाइब्रोसिस। कितना भी हम लोग उसमें ड्रोटिन, एपिडोसिन, बस्कोपान कर दें, फिंगर स्ट्रेचिंग कर दें तो थोड़ा सा लंबा लेबर रहता है। हालांकि नॉर्मल डिलीवरी में मोस्टली तकलीफ नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस में तकलीफ हो सकती है। अगर हमने इमरजेंसी में रेस्क्यू सर्कलाज किया है, सपोज 24-25 वीक्स पे हमने रेस्क्यू स्टिच लिया है, उस टाइम पे ऑलरेडी वो प्रीटर्म लेबर में चला गया था, थोड़ा बहुत हमने उसको अरेस्ट किया, 1 फिंगर डायलेटेशन हो चुका था, फिर हमने अरेस्ट किया, फिर 34-35 वीक्स तक खींचा, उसके बाद हमने सर्वाइकल पेशेंट वापस लेबर में आया और निकाला, तो ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे पेशेंट्स में सर्वाइकल डायलेटेशन थोड़ा सा ईजी रहता है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक शब्द यूज़ करा रेस्क्यू सर्कलाज, तो आप दर्शकों को बताइए कि ये रेस्क्यू सर्कलाज क्या होता है। 24 वीक्स पे पेशेंट मेरे पास ओपीडी में आया, 25 वीक्स पे आया कि सर 2-3 दिन से दर्द हो रहा है। हम लोग जब भी कोई भी प्रेग्नेंट पेशेंट हमको बोलता है कि हमको पेट में दर्द हो रहा है, तो हमारा रूटीन हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल है कि हर एक पेशेंट का ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी करके सर्वाइकल लेंथ देखते हैं। हमने देखा कि सर्वाइकल लेंथ उसकी है सपोज 1.5 सेंटीमीटर या 1.8 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, जो हमारे 2.5 सेंटीमीटर से कम है हमारा जो लिमिट सेट किया है। तो वैसे पेशेंट्स में हमको एक इंडिकेशन आ जाता है कि ये पेशेंट को प्रीटर्म लेबर पेन होने के चांसेस ज़्यादा है, पेशेंट की प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांस ज़्यादा हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि हमको आपका स्टिच लेना पड़ेगा, वरना अगर हम लोग स्टिच नहीं लेंगे तो आपका अधूरे महीने पे डिलीवरी हो सकती है। तो उसको हम लोग रेस्क्यू सर्कलाज बोलते हैं, जिसमें हम लोग इलेक्टिव नहीं करते, हमको पहले से नहीं पता होता है कि इस पेशेंट को प्रीटर्म डिलीवरी होने वाली है या हो सकती है, उस पेशेंट्स में हम लोग इमरजेंसी में करते हैं, तो उसको रेस्क्यू सर्कलाज बोलते हैं। अच्छा, इस तरह का रेस्क्यू सर्कलाज लेते समय आपको कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं और हमको क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है? जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, हम लोग रेस्क्यू सर्कलाज में तुरंत ओपीडी में पेशेंट आया तुरंत 2 घंटे के बाद हमने स्टिच ले, हम लोग ऐसा नहीं करते। पहले हम लोग 24, हमारा खुद का प्रोटोकॉल है, हम लोग 24 घंटे वेट करते हैं। पेशेंट को हम लोग पहले एडमिट करते हैं, प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन चालू करते हैं, फुट एंड एलिवेशन रखते हैं, फोलिस कैथेटर करते हैं, पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट और फुट एंड एलिवेशन देते हैं और एक एंटीबायोटिक का कोर्स चालू करते हैं और फिर हम लोग अगले दिन सुबह तक वेट करते हैं। अगर वो अगले दिन सुबह भी उसका सर्वाइकल लेंथ कम नहीं हुआ है तो फिर हम लोग कम मतलब जितना हमने देखा था उससे भी कम नहीं हुआ है और कॉन्ट्रैक्शन सबसाइड हो गए हैं तो सर्वाइकल स्टिच लेते हैं, तो उससे हमको ये प्रेगनेंसी प्रोलॉन्ग करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग चालू पेन में सर्वाइकल स्टिच लेंगे तो वो प्रेगनेंसी इंस्पाइट ऑफ द स्टिच उसका लेबर हो जाएगा, सर्वाइकल लैसरेशन हो जाएगा। और स्टिच इसलिए हम लोग नहीं लेते, चालू स्टिच के साथ प्रेगनेंसी अगर बाहर आ जाती है तो वो सर्विक्स को फाड़ के बाहर आती है। सर्विक्स के इमीडिएटली साइड में यूट्राइन आर्टरी होती है, यूट्राइन आर्टरी जो यूट्रस को बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई देती है और अगर वो यूट्राइन आर्टरी को इंजरी हो गई तो बहुत ब्लीडिंग होता है। उस ब्लीडिंग को जैसे तैसे हम लोग रोक भी सकते हैं, लेकिन अगर सर्विक्स फट गया तो उसको नेक्स्ट प्रेगनेंसी रहने में तकलीफ होगी और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी में काफ़ी हद तक उसको तकलीफ होगी। रेस्क्यू सर्कलाज का मतलब टेक होम मैसेज हमारा यही है कि उसके बाद ही सर्कलाज लेना चाहिए जब उनका प्रीटर्म पेन जो है वो सबसाइड हो रहा है, अरेस्ट हो रहा है और हम प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग कर पाएंगे। अच्छा, ये प्रेगनेंसी हमारी अच्छे से निकल गई, नॉर्मल डिलीवरी हो गई या सीजर हो गया जो भी, तो पेशेंट अगली प्रेगनेंसी 1.5 साल 2 साल 3 साल जब भी बाद में लेके आएगा तो क्या उसको दोबारा सर्वाइकल स्टिच लेना पड़ेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका
कि अगली प्रेगनेंसी में क्या, जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में सर्वाइकल स्टिच ले रखा है और उनके सेकंड प्रेगनेंसी में भी क्या कंपलसरी सर्वाइकल स्टिच लेना पड़ेगा। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है और केस टू केस ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है। अगेन रूटीन हम उनका ट्रीटमेंट चालू करेंगे और एंटी स्कैन 12-13 वीक्स के बाद हम उनका फिर से सर्वाइकल लेंथ को असेस करेंगे। हम मार्क करके रखेंगे कि लास्ट प्रेगनेंसी में उनको स्टिच की ज़रूरत पड़ी थी, बट ये कंपलसरी 100% नेसेसरी ज़रूरत पड़े ऐसा नहीं होता है। एवरी केस इज़ डिफरेंट। सर्वाइकल स्टिच किसी पेशेंट का मैंने आज लिया और उसको 15 डेज़ के बाद आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करना है। पहली बात वो ट्रैवल कर सकती है, और दूसरी बात उसके लिए अगर ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो कौन सा मोड ऑफ ट्रैवल सबसे बेस्ट रहेगा? सर्वाइकल स्टिच के बाद ट्रैवलिंग का तो देखिए ऐसा है कि ऑलरेडी आप प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग कर रहे, सर्विक्स शॉर्ट हो रहा है, आपके बॉडी में हाई रिस्क फैक्टर्स है, तो प्रिफरेबली इसको नंबर 1 पॉइंट पे तो अवॉइड ही करना चाहिए। आप हल्का फुल्का एक्टिव रहिए, अपना घर का काम करिए, थोड़ा बहुत जो प्रोफेशनल वर्क है अगर वहाँ पे कम्यूटिंग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कोई कारण से अगर आपको ट्रैवल करना भी है तो प्रिफरेबली जो ट्रेन का रूट है या खुद की ओन कार, क्योंकि उसमें आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, आराम से कंफर्टेबल होके जा सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा सेफ है। लेकिन उसके साथ भी हमारा कंप्लीट वेजाइनल और इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट कंटिन्यू करना पड़ेगा। कुछ पेशेंट्स 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पर रहते हैं और वहाँ पर लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है, तो उनका सवाल होता है कि हम लोग स्टेयर्स क्लाइंब कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, क्या बोलेंगे आप? वही बात है कि एवरी डे ऊपर नीचे नहीं करना है। हफ्ते में एक बार अगर आपको नीचे आना है या डॉक्टर्स के यहाँ चेकअप के लिए आना है तभी उतरना है, और बहुत आराम से धीरे धीरे संभल के उतरना है और धीरे धीरे चढ़ना है। कुछ मार्केट में प्रेगनेंसी बाइंडर्स, प्रेगनेंसी सपोर्ट बाइंडर्स अवेलेबल हैं, तो सर्वाइकल स्टिच लिए हुए पेशेंट्स को क्या आप एडवाइस करेंगे कि वो प्रेगनेंसी सपोर्ट बाइंडर यूज़ करें? उसका कुछ फ़ायदा होता है आपके एक्सपीरियंस में? पर्सनली इन बाइंडर्स का मेरा तो पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एंटीनेटल पीरियड मतलब जो वो प्रेगनेंसी है उसकी बात हो रही है, कुछ डॉक्टर्स का इसमें एक्सपीरियंस है तो वो अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। अच्छा, कभी कभी स्टिच लेते टाइम पे या स्टिच लेने के बाद रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, बैग ऑफ मेम्ब्रेन फट सकता है क्या? जैसे अभी हम रेस्क्यू सर्कलाज की बात कर रहे थे कि ऑलरेडी पेशेंट लेबर पेन में है, मे बी बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है, मे बी उनकी मेम्ब्रेन्स जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स बल्ज हो रहे हैं, तो इस तरह के केसेस में कई बार ये खतरा होता है कि स्टिच लेते समय, क्योंकि हमको मेम्ब्रेन्स को अंदर पुश करना पड़ता है, उसके बिना हम स्टिच नहीं लेप सकते हैं, और उस समय अगर हम मेम्ब्रेन्स को पुश करते हैं तो उस समय कई बार बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स में लीकिंग या रप्चर होने का खतरा हो सकता है। बट ये सारी चीज़ें पेशेंट को एक्सप्लेन करके, काउंसिल करने के बाद और उनका कंसर्ट लेने के बाद ही हम करते हैं। सपोज हमको प्रीवियस सीजर पेशेंट है, उसमें हमने इलेक्टिव सर्वाइकल स्टिच लिया, 37 वीक्स पे हम लोगों ने सीजर कर दिया, और हम लोग यूजुअली सीजर करने के बाद स्टिच निकालते हैं। वो कोई कारण से वो टाइम पे हमारे से स्टिच नहीं निकला, हमको नॉट नहीं दिखी, तो क्या वो हम लोग उस नॉट को वहीं छोड़ सकते हैं और बाद में निकालने का सोच सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि अगर उस समय हम नहीं कर पा रहे तो हम उसको थोड़ा वेट कर सकते हैं, और मे बी विद इन नेक्स्ट 48-72 आवर्स जब भी हम कंफर्टेबल है तब हम कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में सर्विक्स में एडिमा होता है, स्वेलिंग होता है, तो कभी कभी उस एडिमा स्वेलिंग के कारण नॉट अंदर घुस जाती है, और अगर हम लोग उसको सर्विक्स के टिश्यू में खोद के निकालने की कोशिश करेंगे तो सर्विक्स इंजर हो सकता है, ब्लीडिंग चालू हो सकती है। 6 वीक्स के बाद एक बार जब प्रेगनेंसी के हार्मोन्स नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर हम लोग बाद में निकाल सकते हैं। वैसे भी वो सर्विक्स ऐसा नहीं है कि वो नॉट सर्विक्स को बंद कर देगी, ब्लीडिंग अंदर पेट के अंदर कलेक्शन चालू हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारा जो पर्पस ऑफ प्रोलॉन्गिंग प्रेगनेंसी है वो हमारा हो चुका है, और हमने पहले भी बताया है कि इससे मेंस्ट्रुअल फ्लो या आपका कोई भी, क्योंकि सीजरियन हो गया तो सबको लगेगा कि अब मेरे बच्चेदानी से ब्लीडिंग कैसे होगा, तो वो दिमाग से निकाल देने की ज़रूरत है कि टाइटली क्लोज नहीं होता है और मेंस्ट्रुअल फ्लो को ये अफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, कोई हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, ट्विंस प्रेगनेंसी, 30 वीक्स हमने स्टिच लिया हुआ है, 30 वीक्स पहुंच गए, उसको लेबर पेन चालू हो गया, हमने स्टिच ऑलरेडी लिया हुआ है, सर हमने टीवीएस सर्वाइकल लेंथ देखा कि 0.5 सेंटीमीटर ही है, तो हमको कोई भी केस में हमको उसका डिलीवरी कराना है, और अगर सपोज़ उसका डॉपलर सोनोग्राफी पे आया कि उसको बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई कम है, मिडल सेरेब्रल में या अम्बिलिकल में फ्लो एबनॉर्मल है, तो पहले हम लोग स्टिच रिमूव करेंगे बाद में सीज़र करेंगे, या पहले सीज़र करेंगे बाद में स्टिच रिमूव करेंगे?
इसमें वही बात है क्योंकि यहाँ पे सिजेरियन सेक्शन इज मस्ट, क्योंकि डॉपलर पैरामीटर्स ख़राब है तो बच्चों को तुरंत हमको डिलीवरी कराना है, अर्जेंट इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना है। तो इस समय स्टिच हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारा जो प्लान ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें बच्चे और माँ दोनों स्वस्थ रहे, तो हम सबसे पहले सिजेरियन सेक्शन करके बेबी को डिलीवर कराएंगे और उसके बाद में जब हमारे टाके स्टिच सिजेरियन सेक्शन के स्टिचेस कंप्लीट हो जाएंगे तब हम उनको लिथोटोमी पोजीशन पेशेंट को देख के हम स्टिच रिमूवल करेंगे। जिन पेशेंट में ऊपर से स्टिच लिया हुआ होता है, एब्डोमिनल या लेप्रोस्कोपी जो मैश रखी हुई होती है, क्या उसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या फिर हमको इलेक्टिव LHCS करना पड़ता है? क्योंकि वो मैश रखने का जो एब्डोमिनल स्टिच का टारगेट ही यही था और हमारा प्राइम गोल ही यही था कि हमको प्रेगनेंसी बच्चेदानी का मुंह खुले नहीं। तो एक बार वो मैश वहाँ बैठ गई है तो बच्चेदानी का मुंह आपका डायलेट हो ही नहीं सकता है। इसलिए उन पेशेंट्स को पता होता है कि उनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता है और हमारा जो मेन गोल है कि बच्चा हमारा 34 या 37 वीक्स तक पहुँच जाए, उसके पहले जस्ट हम बॉर्डर लाइन मैच्योरिटी पे इलेक्टिव सिजेरियन का प्लान करते हैं या फिर उनको लेबर पेन होता है तो वो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं और उनको तुरंत इमरजेंसी C सेक्शन में ले लेते हैं। तो वो C सेक्शन करने के बाद क्या वो मैश हम लोग निकाल देते हैं या उसको वहीं रहने देते हैं? वो मैश एक बार डल गई है तो वहीं रहेगी और अगर उनका ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो वो सेकंड प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं और इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो या उनके कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं आएगी। सेकंड प्रेगनेंसी भी हो गई, फैमिली कंप्लीट हो गई, अब उसको आगे बच्चे नहीं चाहिए तो क्या हमको मैश निकालनी पड़ेगी या उससे कुछ नुकसान है, रखे रहने देंगे? कोई भी नुकसान नहीं है। देखिए हमने ये मैश इसीलिए लगाई थी कि बच्चेदानी जब बड़ी होगी प्रेगनेंसी में तो वो वज़न उसका सहन कर सके और बच्चेदानी का मुंह खुले नहीं। अब जो मैश रख गई है इसमें हमको ये समझना चाहिए कि एक हर्निया के रिपेयर में भी हम मैश रखते हैं और उसको बार बार निकालते और डालते ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो मैश हमारे नेचुरल बॉडी टिश्यू के साथ मर्ज हो जाती है, फाइब्रोज हो जाती है, उसको निकाला भी नहीं जा सकता है। ओनली थिंग कि पर्पस ऑफ डिलीवरी प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने तक खींचे और स्वस्थ तंदुरुस्त बच्चा उनके हाथ में आए, यही उसका पर्पस है। क्या ये सर्वाइकल स्टिच जो हम लोग लेते हैं 100% केसेस में इफ़ेक्टिव रहता है? कितना सक्सेसफुल है ये प्रोसीजर? कोई भी प्रोसीजर की तरह ये भी 100% सक्सेसफुल नहीं है। अगर इलेक्टिव स्टिच है और बिल्कुल प्लान तरीके से लिया जा रहा है, कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ फुल कंट्रोल में और उनके गाइडेंस पे चल रहा है तो इसका 75% तक हमारे पास सक्सेस रेट है। लेकिन जो रेस्क्यू सर्कलाज है जिसमें ऑलरेडी पेशेंट लेबर पेन के साथ आ चुका है, जो ऑलरेडी 24 to 30 वीक्स के आसपास कभी भी हो सकता है क्योंकि उनको लेबर पेन स्टैब्लिश हो रख चुका है, पेन स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो कई बार उसमें हमारा 50-50 होता है। वी हैव टू जस्ट कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि उसमें फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पेशेंट को कौन सी पोजीशन में सोना चाहिए सर्वाइकल स्टिच लेने के बाद घर पे? कोई लेफ्ट लैटरल पोजीशन हम सबसे ज़्यादा एडवाइस करते हैं क्योंकि उसमें बच्चे को ब्लड सप्लाई अच्छी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ सर्विक्स छोटा है उस पर फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग करने के लिए बच्चे के ओवरऑल प्रेगनेंसी के डॉपलर पैरामीटर्स कि बच्चे के अम्बिलिकल आर्टरी में ब्लड सप्लाई अच्छी है कि नहीं, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में ब्लड सप्लाई अच्छी है कि नहीं, पानी बराबर है कि नहीं, वो और भी सारे फैक्टर्स है जो हमको साथ में लेके चलने पड़ेंगे। बहुत सारे पेशेंट्स का सिटिंग जॉब होता है, डेस्क जॉब होता है। सर्वाइकल स्टिच लेने के बाद क्या वो लोग 9 to 5 का डेस्क जॉब, सिटिंग जॉब, प्रोलॉन्ग एक्सेसिव सिटिंग कर सकते हैं? पहले ही हम बता चुके हैं कि लंबा सिटिंग, लंबा स्टैंडिंग ये हमको नहीं करना है, बहुत लाइट वर्क रखना है। आप बहुत थक रहे हैं, बहुत दौड़ रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये सब कुछ अवॉइड कर देना पड़ेगा। जब क्योंकि अगर किसी भी कारण से अगर आपका प्री टर्म लेबर पेन चालू हो गया तो बच्चे का जो मेच्योरिटी हम अटेन करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे और स्टिच लेने का जो हमारा पर्पस था वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट काम गृहिणी जो होती है, हाउस वाइफ्स जो होती हैं, क्या वो घर का काम कर सकती हैं? क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते? जो हाउस वाइफ्स है और जिनका स्टिच ले रखा है वो हल्का फुल्का रसोई का काम कर सकते हैं। रसोई में भी जो हैवी वर्क है उसमें बहुत ज़्यादा आटा नहीं गूंदना है क्योंकि जब आटा गूंदने का काम होता है तो उसमें इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, पेट के अंदर प्रेशर बढ़ता है और पेट के अंदर प्रेशर बढ़ने के कारण बच्चेदानी का मुंह पे लोड आ सकता है और जिसके कारण भी प्रीटर्म लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है। तो वो एक मेन चीज़ है जो अवॉइड करनी है। हल्का फुल्का खुद का काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठकर इंडियन लैट्रिन भी अवॉइड करनी है।
कचरा पोता जैसे झाड़ू पोछा है वो भी अवॉइड करना है, सीढ़ी चढ़ना उतरना अवॉइड करना है, सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करनी है। खड़े होके अपना हल्का हल्का काम कर सकते हैं और एक्टिव रह सकते हैं। वॉकिंग कर सकते हैं, लाइट वॉकिंग घर में या बहुत ही सोसाइटी में जोर जोर से डेली एक्सरसाइज के पर्पज से वॉकिंग कर रहे हैं वो नहीं करना है। आप एक्टिव रहे और आपका पाचन और डाइजेशन होता रहे, बस उतना ही करना है। कुछ पेशेंट्स को जैसे आपने बोला, हमने आगे बताया कि हम लोग प्रोजेस्टेरॉन के कैप्सूल्स या इंजेक्टेबल्स भी देते हैं और ऐसे पेशेंट्स में 90% पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो उनको स्टूल में फिर जोर करना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या करेंगे? स्टूल सॉफ्टनर्स एडवाइस करे जाते हैं और उनको डाइट भी इस तरह से एडवाइस करा जाता है, हाई फाइबर, गुड हाइड्रेशन, ताकि उनको ये सब तकलीफें नहीं आए। बट क्योंकि उनको आयरन की टैबलेट्स भी चालू होती है, तो कई बार ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं जब उनको कॉन्स्टिपेशन होने ही लगता है, तो उस तरह के केसेस में स्टूल सॉफ्टनर्स दिए जा सकते हैं। इतनी देर से हम ये बात कर रहे हैं कि प्रीटर्म लेबर पेन की, यहाँ पे मैं आपको एक केस और बताना चाहूँगी कि कुछ पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पानी होता है जिसको हम पॉलीहाइड्रोमिनास बोलते हैं, और उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मोर देन 25 से डायग्नोस करते हैं। ये सोनोग्राफी में हम उनका पानी बहुत ज़्यादा है, पेट बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा है, कई बार ट्विन प्रेगनेंसीज में भी हाइड्रोमिनास होता है, पानी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। उस तरह के केसेस में भी बच्चेदानी में के मुँह पे लोड आता है जिसकी वजह से बच्चेदानी का मुँह खुलने लगता है, तो ये भी एक कारण होते हैं जिसमें ये होता है। आपने बोला ये बहुत सेफ प्रोसीजर है, फिर भी इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस शायद हो सकते होंगे। क्या ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन है, आपने देखा है या आपकी जानकारी में हमको लोगों को बताना चाहिए? कॉम्प्लिकेशन में बस यही है कि अगर रेस्क्यू सर्कल आ जाए और बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गया, ये नंबर 1 मेजर कॉम्प्लिकेशन है। अगर बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स ही रप्चर हो गया है तो वो टाका लेने का कोई मतलब नहीं है और हमको बेबी को डिलीवर कराना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि कई बार इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन क्या है क्योंकि आप गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर है, ऑलरेडी हॉस्पिटल सेटअप में है, तो हमको वो सब पता होता है। हम पूरी स्टेराइल एंटीसेप्टिक प्रिकॉशंस लेते हैं और पोस्ट प्रोसीजर हम वेजाइनल सपोजिटरीज इन द फॉर्म ऑफ एंटी इन्फेक्शन सपोजिटरीज भी यूज़ करते हैं। कई बार पेरेंटल एंटीबायोटिक्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसका चांस ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाता है। ज़रूरत पड़ती है तो कुछ पेशेंट्स को हम कैथेटराइज करते हैं। अगर उनको प्रीटर्म लेबर पेन है तो फॉलिस कैथेटर पेशाब की जगह नली डालकर भी रखते हैं और वो लंबे समय तक भी रख सकते हैं अगर प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग करना है तो। आखिर में हमारे व्यूअर्स को आप थोड़े से 4-5 कैरी होम मैसेजेस बताएं, कितना कॉमन है, कितना हम लोग लेते हैं, क्या टेक केयर करना है और उसके कितने फ़ायदे हो सकते हैं। सर्वाइकल स्टिच एक बहुत छोटा सा माइनर सा प्रोसीजर है, लेकिन इसका करेक्ट डायग्नोसिस और पेशेंट को चूज़ करना करेक्टली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और टाइमिंग, तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो केस टू केस और डॉक्टर टू डॉक्टर बहुत ज़्यादा वेरी करता है। कई बार लोग फाइल्स लेके अलग अलग डॉक्टर्स के पास ओपिनियन लेने जाते हैं, बट इसमें अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करिए, उनसे केस को समझिए और एक ही डॉक्टर को ट्रस्ट करके उनके प्रोटोकॉल को कम्प्लीटली फॉलो करना चाहिए। कई बार पेशेंट क्या करते हैं, सर्वाइकल स्टिच एक डॉक्टर के यहाँ लेते हैं और ट्रीटमेंट और डिलीवरी दूसरे डॉक्टर के यहाँ कराते हैं, तो ये भी थोड़ा गलत होगा, क्योंकि जिस डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दी है उनके माइंड में पूरा प्रोटोकॉल होता है, प्लान ऑफ मैनेजमेंट होता है कि कौन से टाइप के इंजेक्शंस, कौन से टाइप के सपोजिटरीज उनको देने हैं, कब तक देने हैं, कब निकालना है, वो आपको इस तरह से पूरा गाइड करेंगे। कोई डॉक्टर जानबूझ के ना तो एक्स्ट्रा सर्जरी करता है ना जानबूझ के सर्जरी अवॉइड करता है। हर एक डॉक्टर अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से और उसने जैसा पढ़ाई किया है, जिस टीचर के अंडर, जिस यूनिट में, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किया है, उस यूनिट, उस इंस्टीट्यूट, उस टीचर का प्रोटोकॉल यूजुअली फॉलो करता है। वही प्रोटोकॉल आगे जाके अपनी प्रैक्टिस में उसको रिफ़ाइन करता है और उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो करता है। जैसे हम लोग पिछले 15-20 साल से, हालांकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सर्वाइकल स्टिच नहीं लिए, क्योंकि सर्वाइकल लेंथ मॉनिटरिंग से और विद गुड प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स की हम लोग प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट टर्म प्रेगनेंसी तक खींचने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। जैसा सपना ने बोला, डॉक्टर पे ट्रस्ट रखें। बहुत सारे केसेस में सर्वाइकल स्टिच की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर लिया है तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। और सर्वाइकल स्टिच अगर लिया है और लेबर पेन जैसा लगता है तो तुरंत इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि सर्वाइकल लैसरेशन अगर हो जाएगा तो बहुत मेजर तकलीफ होने के चांसेस रहते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमको कमेंट करके बताएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।